नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल जहां कभी ठंड पहचान थी, अब गर्मी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेपाल अब दक्षिण एशिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला देश बन चुका है। सोचिए, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मजदूर कम काम पर आ रहे हैं, खेती प्रभावित हो रही है और 2050 तक पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर हिमालय के बीच बसा नेपाल इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? और अगर नेपाल का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या भारत भी सुरक्षित रहेगा? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में छिपी पूरी सच्चाई आपको चौंका देगी। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी आपके विचार बन रहे हैं उन सारे विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। विचार आपके सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ सभी कुछ हो सकते हैं, तो आप विचारों को लिखिएगा और जहां आपको जैसा समझ में आए आप अपनी बात रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो आज का टॉपिक है नेपाल में गर्मी का कहर, वर्ल्ड बैंक की बड़ी चेतावनी। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा, एक्सट्रीम हीट थ्रेटन्स नेपाल इकोनॉमी एज अ वार्मिंग एक्सीलेटर्स। नेपाल पर गर्मी का हमला। साथियों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा यह गया है कि नेपाल जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। और जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो नेपाल की तरफ खिंच के चला गया, क्योंकि इस रिपोर्ट का पूरा निष्कर्ष यह है कि नेपाल अब दक्षिण एशिया के औसत से भी तेजी से गर्म हो रहा है। यानी जिस रफ्तार से पूरे साउथ एशिया में तापमान बढ़ रहा है, नेपाल उससे भी जो है वो आगे निकल चुका है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में नेपाल का औसत तापमान लगभग 1.26 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। सुनने में यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन क्लाइमेट साइंस में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़ोतरी भी बहुत बड़ा बदलाव मानती। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। साथियों, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम नहीं किया तो इस सदी के मध्य यानी कि 2050 के आसपास नेपाल का तापमान करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस में क्या ही फर्क पड़ेगा। साथियों, फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि तापमान सिर्फ थर्मामीटर में नहीं बढ़ता, इसका असर लोगों की जिंदगी के ऊपर भी दिखाई देता है। गर्मी बढ़ने का मतलब है लंबे और ज्यादा खतरनाक हीट वेव, जिसे आप बोलचाल की भाषा में लू कहते हैं। खेती पर असर, पानी की कमी, जंगलों में आग, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ना। यानी नेपाल की समस्या सिर्फ मौसम की नहीं, अब ये आर्थिक और सामाजिक संकट का रूप ले जो है वो ले रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर हिमालय की गोद में बसा ठंडी जलवायु वाला नेपाल इतनी तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? और इसका जवाब समझने के लिए हमें हिमालय, ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। और इसी कहानी का अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी यही है। साथियों, हम जब चर्चा कर रहे हैं तापमान के बढ़ने की, तो यहां हम दो बातों पर ध्यान देंगे। एक है एक्सट्रीम हीट, जो कि अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मई 2024 से मई 2025 के बीच 89 दिन ऐसे दर्ज किए गए हैं जब तापमान ऐतिहासिक औसत से 90 परसेंटाइल से भी ऊपर है। इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीम हीट अब कोई दुर्लभ घटना नहीं है। धीरे धीरे नेपाल के मौसम का एक न्यू नॉर्मल जो है वो बनता जा रहा है, यानी कि एक सामान्य जो है वो बनता जा रहा है। यानी भविष्य का खतरा वर्तमान की हकीकत बन चुका है। साथियों, अब तक हमने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात की, लेकिन किसी भी रिपोर्ट की असली कहानी आंकड़ों में नहीं बल्कि उन लोगों की जिंदगी में छुपी होती है जो हर दिन बदलाव को महसूस कर रहे हैं। नेपाल के कई शहरों की अगर हम बात करें तो नेपाल के कई शहरों और तराई क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचने लगा। और यह सिर्फ एक मौसम का रिकॉर्ड नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली हकीकत है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पे पड़ रहा है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि समोसा बेचने वाले, गोलगप्पा बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, यानी कि दिहाड़ी मजदूरों की अगर हम बारे में बात करें।
ऐसे लोग जिनकी कमाई हर दिन काम के ऊपर निर्भर रहती है, सड़क पर सामान बेचने का काम करते हैं, रिक्शा या ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं। इन लोगों के लिए एक दिन काम नहीं करने का मतलब है उस दिन की आय खत्म हो जाना। जब तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचता है तो लगातार कई घंटे धूप में काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। शरीर जल्दी थकने लगता है, पानी की कमी होती है और लू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे काम की गति मंद पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में लोग या तो काम के घंटे कम कर देते हैं या दोपहर के सबसे गर्म समय में काम करना बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इसका सीधा असर उनकी रोज की कमाई के ऊपर पड़ता है। यानी गर्मी सिर्फ स्वास्थ्य का संकट नहीं साथियों, गर्मी आय का भी संकट है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ अक्सर उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है जिनकी आय पहले से सीमित होती है और जिनके पास सामाजिक सुरक्षा या नियमित वेतन जैसी सुविधाएं नहीं होती। अब एक बात को आप बड़े ध्यान से सोचिए कि अगर हर दिन 2-3 घंटा काम कम हो तो महीने के अंत तक परिवार की कुल आय पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि बढ़ता तापमान धीरे धीरे गरीबी और आर्थिक असमानता को बढ़ा देता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है साथियों। जब मजदूर कम काम करेंगे तो खेतों में काम कैसे होगा? क्या नेपाल की कृषि व्यवस्था भी इस बढ़ती गर्मी का सामना कर पाएगी? और इस बात को भी हमें समझना है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज नेपाल की खेती और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही है और एक बहुत बड़ा खतरा भी जो है वो बनती जा रही है। साथियों, जब बात हम गर्मी की कर रहे हैं तो बढ़ती गर्मी सभी लोगों को प्रभावित करे, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ गरीब परिवारों के ऊपर पड़ता है। ऐसे परिवार के पास अक्सर नियमित बिजली, पंखा या कूलिंग की सुविधा नहीं होती है। कई लोगों को साफ पीने का पानी, समय पर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती। यानी जलवायु परिवर्तन केवल तापमान नहीं बढ़ाता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को और गहरा कर देता है। अब प्रश्न हम काठमांडू पे कहें, ये काठमांडू जो है वो क्यों इतना तप रहा है? ये काठमांडू जो है वो हीट आइलैंड क्यों बन रहा है? काठमांडू जो कि नेपाल की गोद में बसा है, काफी ठंड होने वाला जगह है, लेकिन ये काठमांडू जो है अब बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यहां देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है? साथियों, हर अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाता है। काठमांडू में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ। पहले जहां खुली जमीन, पेड़ पौधे और खेत दिखते थे, अब वहां कंक्रीट के इमारतें, चौड़ी सड़कें और डामर की सतह दिख रही। कंक्रीट और डामर दिन भर सूर्य की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती हैं और रात को धीरे धीरे जो है वो छोड़ती। अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है? तो इसका प्रभाव इसलिए ये हो रहा है कि शहर रात भर पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ हरियाली लगातार कम हो रही। पेड़ प्राकृतिक रूप से तापमान कम करते हैं, लेकिन जब पेड़ों की जगह इमारतें ले लेती हैं तो शहरों का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। वाहनों की जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, एयर कंडीशनर की संख्या बढ़ रही है, अन्य ऊर्जा उपकरणों को निकलने वाली जो गर्मी है, ये सारी की सारी समस्या को बढ़ाने का काम करती है। यानी क्लाइमेट चेंज और अनियोजित शहरीकरण मिलकर काठमांडू को पहले से अधिक गर्म बना है। लेकिन बढ़ती गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं है, इसका सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ता है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये कैसे? साथियों, हमने कहा कि रात भी गर्म हो रही है, रात में भी राहत नहीं मिल रही, और वर्ल्ड बैंक यही कह रहा है कि काठमांडू जैसे घने शहरों में दिन भर गर्म हुई कंक्रीट और डामर की सड़कें अगर रात में धीरे धीरे गर्मी छोड़ती हैं तो इसी वजह से शहर का मुख्य हिस्सा आसपास के इलाकों की तुलना में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहता है। जब रात में तापमान कम नहीं होता है तो शरीर को दिन भर की गर्मी से उबरने का समय नहीं मिलता है, और यही लगातार हीट स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इस गर्मी का कैसे कैसे असर पड़ेगा, इस पर भी जो है हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था पर कैसे संकट आएगा। साथियों, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर तब दिखाई देता है जब इसका प्रभाव लोगों की आय और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने लगता है। सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक खुले में काम करना मुश्किल हो जाता है, और इससे काम के घंटे कम हो जाते हैं, परियोजनाओं में देरी होती है, उत्पादकता कम हो जाती है। दूसरा बड़ा क्षेत्र है साथियों एग्रीकल्चर। मौसम के बदलते पैटर्न, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। किसानों की लागत बढ़ती है जबकि उत्पादन घट सकता है। तीसरा क्षेत्र साथियों वो है टूरिज्म का। अगर मौसम अधिक अस्थिर होगा, ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे,
प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी तो पर्यटकों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो अत्यधिक गर्मी सड़क निर्माण, सड़क रख रखाव, परिवहन सेवाओं की लागत बढ़ा सकती है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने पर पंखों, कूलर और एयर कंडीशनर का उपयोग बढ़ेगा, जिससे बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अत्यधिक गर्मी के कारण असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिकों की आय लगभग 40% तक कम हो सकती है, क्योंकि ये पूरे समय काम नहीं कर पाते। गर्मी बढ़ने के साथ हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं समस्याएं जो है वो बढ़ती हैं, जिससे कि हेल्थ केयर पे खर्च जो है वो बढ़ता है। यानी एक तरफ आय घट रही है, दूसरी तरफ खर्च बढ़ रहा है और यही क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा आर्थिक जाल है। तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्या ये समस्या केवल नेपाल की ही समस्या है? नेपाल के अलावा ऐसी समस्या और कहीं देखने को नहीं मिल रही? साथियों, अगर आपको ये लगता है कि ये संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित है, तो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े इससे बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान इसी तरह बढ़ते रहा तो पूरे दक्षिण एशिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ यानी कि 31 मिलियन फुल टाइम जॉब्स के बराबर कार्य घंटों का नुकसान हो सकता है। 2050 तक क्षेत्रीय जीडीपी में 7% की गिरावट का जोखिम पैदा हो सकता है और 2070 तक की अगर हम बात करें तो 520 मिलियन लोग अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आ सकते हैं। 520 मिलियन का मतलब 52 करोड़ लोग। नेपाल, भारत, बांग्लादेश के लिए यह लगभग एक जैसी चुनौती। तीनों देशों में बड़ी आबादी खेती, निर्माण कार्य या असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है। तीनों देशों में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। तीनों देशों को हीट वेव, फ्लड और एक्सट्रीम वेदर जैसी जलवायु चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी क्लाइमेट चेंज किसी सीमा को नहीं मानता, इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर एक साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे नेपाल के पर्यटन के ऊपर भी खतरा आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। साथियों, अगर हम पर्यटन के बारे में बात करें तो नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों लोग हिमालय, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को देखने आते हैं। अगर तापमान लगातार बढ़ता है और मौसम अधिक अस्थिर होता है तो इसका असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ सकता है। माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में ग्लेशियरों को तेजी से पिघलने और मौसम की अनिश्चितता पर्वतारोहण गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। लुम्बिनी जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर अत्यधिक गर्मी पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर या पशुपतिनाथ जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर भी लंबे हीट वेव के दौरान पर्यटकों की आवाजाही कम हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नेपाल का लगभग 700 मिलियन डॉलर का पर्यटन क्षेत्र करीब 10 लाख रोजगार जलवायु जोखिमों से प्रभावित हो सकता है। यानी अगर क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं बल्कि लाखों लोगों के आजीविका पर भी पड़ेगा। तो प्रश्न यही है कि भाई, समस्याएं तो आपने इतनी बता दी कि नेपाल पे गर्मी का जब कहर पड़ेगा तो नेपाल क्या करेगा, 2050 तक नेपाल का भविष्य जो है वो डरावना है, पर्यटन पर खतरा है, ऐसे कई सारी समस्याओं में आपने बात की। तो प्रश्न यह है कि क्या बच सकता है नेपाल? क्या नेपाल के पास कोई इसका समाधान है? साथियों, अच्छी बात यह है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि हीट वेव आने से पहले लोगों को समय पर चेतावनी मिल सके। दूसरा, शहरों में अर्बन फॉरेस्ट और बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन, जिससे कि प्राकृतिक कूलिंग बढ़ सके। तीसरा, कूल रूफ टेक्नोलॉजी और ऐसे बिल्डिंग डिजाइन जो कम गर्मी को जो है वो सोखे। इसके अलावा बेहतर हाउसिंग प्लानिंग, जिससे कि घरों के अंदर तापमान कम रहे। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार, जिससे बिजली ग्रिड को मजबूत बनाया जाए, बढ़ती कूलिंग डिमांड को पूरा किया जा सके। हीट एक्शन प्लान, जिससे सरकार, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल और समुदाय मिलकर गर्मी से बचाव की रणनीति तैयार करे। क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता साथियों, लेकिन सही नीतियों और समय पर निवेश से इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथियों, हीट सिर्फ आय नहीं घटाती बल्कि खर्च भी बढ़ाती है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। और अगर साउथ एशिया के ऊपर अगर हम बात करें साथियों, तो स्वास्थ्य के ऊपर भी, साउथ एशिया में स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। जब शरीर का तापमान सामान्य स्तर पर नहीं रहता है, जब हीट बहुत ज्यादा लग जाता है, तो हीट स्ट्रोक, हृदय और किडनी पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में सिर्फ 2000 से लेकर 2023 के बीच में उच्च तापमान से जुड़े मृत्यु मामले में लगभग 1.18 लाख से मृत्यु बढ़कर 2.30 लाख तक हो गई। यानी 23 वर्षों में 95% की वृद्धि जो है वह गर्मी से आने वाले स्ट्रोक के कारण हो रही। और आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। अक्सर हम 2050 या 2070 की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति भी कम गंभीर नहीं।
वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि आज भी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 70 करोड़ यानी कि 700 मिलियन से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां साल में कम से कम एक दिन बाहरी वातावरण में काम करना सुरक्षित सीमा से बाहर चला जाता है। यानी यह संकट भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी है। और साथियों, हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि विरासत भी यहां खतरे में आएगा। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि नेपाल के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटनों स्थलों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें गर्मी के अनुकूल बनाना चाहिए। रिपोर्ट में काठमांडू दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयंभूनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर जैसे स्थलों पर छायादार रास्ते, जल संरचनाएं, पारंपरिक वेंटिलेशन को रखने की बात हुई। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं साथियों कि नेपाल की सबसे बड़ी पहचान उसके हिमालय, उसकी नदियां, उसकी ठंडी जलवायु रही है। लेकिन अगर तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दशकों में यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं रहेगा, यह रोजगार, स्वास्थ्य, खेती, पर्यटन और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली चुनौती बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, भारत, बांग्लादेश और पूरा दक्षिण एशिया इसी जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। क्लाइमेट चेंज अब भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, और यही फैसला आने वाले पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है? क्या नेपाल जागकर अपने यहाँ की स्थिति को सही करेगा? क्या नेपाल जो है वह अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बचा के रखेगा? जवाब आपको देना है साथियों, और जवाब आप अपने विचारों के माध्यम से देंगे और उसे आप कमेंट में जो है वो टाइप करेंगे। तो आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।